ना सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि सब लोग जितने भी प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ते हैं मैट्रिक तक ये सोलर सिस्टम आता है। तो इसको हमने आज पढ़ना है थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से। ये जो हमारा एवरीडे साइंस का पोर्शन आता है ना, ये हम उसका पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे भी 8-10 MCQs बने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के इस टॉपिक से। इसमें से एक सोलर सिस्टम वाला टॉपिक भी है। तो सोलर सिस्टम का जैसे आपने प्रीवियसली पढ़ा भी हुआ है कि इसके 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारे। लेकिन चूंकि 8वां जो बिल्कुल बाहर वाला प्लैनेट है प्लूटो, वो अब लिस्ट से निकल गया हुआ है। जो ये मॉडर्न रिसर्च है उसके मुताबिक प्लूटो को सोलर सिस्टम में अब कंसिडर नहीं करते। पहले वो कहते हैं कि ज़मीन से नज़र आता था, जो अब वो नज़र नहीं आता, ठीक है, टेलीस्कोप से। उसके बाद जनाब जो ज़मीन की सनलाइट होती है उसका उन्होंने बताया हुआ है कि 7 कलर हैं। अब इनकी एक तरतीब याद रखनी है। अक्सर इस तरतीब की वजह से जनाब MCQs आते हैं, इसी में से वो टेक्निकली पूछता है। उसको ये तो पता होता है एग्जामिनर को इसको पता होगा मरकरी कहाँ पे है, वीनस कहाँ पे है। तो वो लोकेशन के हिसाब से ना आपसे ये चीज़ें पूछता है। तो जो बिल्कुल सेंटर में है ना, ये वाला सेंटर, ये सन है आपका। अब ये जो सन के आगे वेरी इमीडिएट पहला सर्कल है, ये मरकरी है, ठीक है, मरकरी। अब इसकी एक तरतीब है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और उसके बाद आपका यूरेनस। और 3 MCQs बनते हैं इंपॉर्टेंटली, जो क्वेश्चन अक्सर वो पूछता है। इसको ज़्यादा बताने की या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग इसकी बिल्कुल बेसिक्स को जानते हो, तो पढ़ा भी हुआ है। तो एक मैंने बता दिया ये तरतीब के साथ। नोवेम जे सन, आपने ये कोड याद रखना है। इससे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये याद हो जाएगा। तो अगर आपको वो तरतीब में से पूछे कि वीनस के बाद कौन सा आता है, तो हमारी अर्थ आती है। मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर आता है। और पूछे कि सन सैटर्न के बाद क्या आता है, तो यूरेनस आता है। इस तरह जब आपको एक तरतीब याद होगी तो तब आपको उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। अच्छा, ये सबसे पहले ये सन है, सन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके जो MCQs बनते हैं वो करने हैं कि उसके बाद है जनाब ज़मीन के डायमीटर के मुताबिक जो मरकरी है ना, ये आपका मरकरी, इसको ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये याद रखना, अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ट्विन प्लैनेट, तो साथ में मरकरी दिया होता है, वीनस होती है। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़, सर वीनस है, मरकरी नहीं है। वीनस है ट्विन ट्विन प्लैनेट। प्लैनेट, ट्विन प्लैनेट। अच्छा जी जी। चलें जी, ट्विन प्लैनेट ये क्वेश्चन ये आता है। अच्छा किया करेक्शन, क्वेश्चन ये आता है कि ट्विन प्लैनेट टू अर्थ कौन सा है, तो ये वीनस है। उसके बाद आ गया जनाब आपका ये ये बड़े से छोटे की तरफ है। ये सबसे बड़ा, अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि इन तरतीब दी गई हो तो कौन सा सबसे बड़ा, जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, और सैटर्न के बाद तरतीब वाइज जो यूरेनस है। फिर ये साइज़ के हिसाब से तरतीब दी गई। वैसे तो वो जिस तरह वो पहले ऑर्डर में मौजूद थे, तो ये है उनके साइज़ के हिसाब से। अगर पूछा जाए कि साइज़ में सबसे क्या कौन सा बड़ा है, ये अक्सर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा बड़ा साइज़ में। तो जुपिटर का साइज़ जो है वो सबसे बड़ा। उसके बाद सैटर्न आ जाता है, सैटर्न के बाद यूरेनस आ जाता है, फिर नेपच्यून आ जाता है, फिर हमारी 5वें नंबर पे अर्थ आती है प्लैनेट सिस्टम में, फिर वीनस आ जाता है, फिर मार्स आ जाता है। देखें ये साथ ही दिया हुआ है वीनस भी। और उसके बाद 7 मार्स आ जाता है, मरकरी जिसको मार्स, और सॉरी आगे ये मरकरी आपका आगे। अच्छा, फिर आगे 2-4 जो चीज़ें इनकी हैं, ये काफ़ी, क्योंकि आप लोगों को इसकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। उसके बाद फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट आ जाए। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में फ़र्क क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा इधर ड्रा करके बता देता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। अच्छा, रिवॉल्विंग होता है ऐसे ऐसे घूमना, किसी चीज़ के इर्द गिर्द ऐसे पूरा चक्कर लगाना, ये होती है रिवॉल्विंग। अच्छा, रोटेशन जो होती है, रोटेशन होती है कि उसी जगह पे ऐसे खुद ब खुद भी घूमना, ठीक है, खुद ब खुद। जैसे अर्थ रोटेशन भी करती है और रिवॉल्विंग भी करती है, यानी पहले अपने इर्द गिर्द 24 घंटों में ऐसे चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात आते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे ये रिवॉल्विंग है आपकी, ऐसे ऐसे हम रोटेशन भी कर रही होती है और रिवॉल्विंग भी कर रही होती है। आपको समझ आ गई है इस बात की जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? जी
चलो, अक्सर लोग फिर इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आपका दिन और रात। मैंने आपको बता दिया, रोटेशन की वजह से हमारे आते हैं। सर सीजन फिर किस वजह से आते हैं वो भी बता दें, क्वेश्चन आया था एक दिन जी पेपर में। जी, हाँ जी सर, सीजनल जो सीज़न है ना वो आपकी रेवोल्यूशन के तहत आते हैं। जब जब आपको आगे इसकी डिटेल पढ़ाऊंगा ना, तो जो अर्थ पूरा चक्कर लगाती है ना सूरज के गिर्द प्लैनेट सिस्टम में, तो उसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो एक 365 दिन में लगाती है। और वैसे अपनी रोटेशन जो है दिन और रात जिसकी वजह से आते हैं, वो है आपका दिन और रात का आना। जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो सीजनल चेंजेस उस वजह से आते हैं। ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? जी अच्छा जी, उसके बाद स्लोवेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट का पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट कौन है, तो ये नेपच्यून है। नेपच्यून कैसे स्लो है? इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल में सबसे बाहर है और इसका डायमीटर इसको ज़्यादा कवर करना पड़ता है सूरज की गिर्द। तो सूरज की गिर्द ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो फिर ये नेपच्यून है जो बाहर वाला। नेपच्यून का अदर नेम ब्लू प्लैनेट है। रोटेशन मैंने आपको बताया, अपने इर्द गिर्द घूमना। उसके बाद फास्ट फास्ट, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, ये बहुत कम लोग तो ये अटेम्प्ट ब्लू करते हैं प्लेनेट इसको। अर्थ है, नेपच्यून नहीं है। नहीं नहीं, नेपच्यून को भी कहते हैं भाई मेरे, ठीक। नेपच्यून को भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फास्टेस्ट रोटेटिव जो है जुपिटर, यानी जो रोटेशन अपनी तेज़ी से करता है। ठीक है, रोटेशन मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमारा प्लैनेट ब्लू प्लैनेट है। जब वाटर बॉडी ज़्यादा नज़र आती है ना आसमान से, जब हम दूर से देखते हैं, तो उस वजह से हम उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसका नाम भी ब्लू प्लैनेट है, नेपच्यून का सेकंड नेम। ठीक है, उसके बाद जुपिटर आ गया। जुपिटर के 69 मून्स हैं और मैक्सिमम 60 जो है 63 सेटेलाइट्स हैं इसके। अब स्मार्ट ये एक चीज़ याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये मून का ही सिर्फ उसका पूछता है जुपिटर का, ये फास्टेस्ट वॉल्विंग का और 69 मून्स का जुपिटर के, क्योंकि जुपिटर साइज में सबसे बड़ा है। अब ये स्मॉलेस्ट डे है जुपिटर के ऊपर। कैसे? अगर ज़मीन के यहाँ पे 9 घंटे होना, तो वहाँ पे एक दिन पूरा हो जाता है। और उसकी वजह यही है कि उसकी रोटेशन ज़्यादा तेज़ है, यानी वो ज़्यादा स्पीड से चक्कर लगा रहा है, रोटेशन उसकी जल्दी हो रही है। और मैंने आपको पहले बता दिया, रोटेशन की वजह से दिन और रात आते हैं। जब वो चक्कर जल्दी लगा रहा है, यानी फास्टेस्ट रोटेशन कर रहा है, तो जाहिर बात है कि उसका दिन छोटा ही होगा। यानी ज़मीन के अभी 9 घंटे गुजरते हैं, तो वहाँ पे एक दिन गुजर जाता है। अगर वहाँ पे अगर जुपिटर पे कोई गया तो नहीं, अगर कोई जाए तो वो समझ ले कि ज़मीन के हिसाब से कितने साल आगे ज़िंदगी गुजार के आएगा। उसके बाद स्लोएस्ट रोटेशन जो है, रोटेटिव जो है, वो वीनस है। लॉन्गेस्ट डे जो है वो भी वीनस पे है। अब इसका क्या है, 243 दिन जमीन के और इसका एक दिन। ये देखें इतना बड़ा गैप है, ये नहीं हमारा तकरीबन साल ही हो जाता है, साल के पौना साल ही तकरीबन बन जाता है। तो ये गुजरेगा और वीनस का एक दिन बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद वीनस के अदर नेम कौन कौन से हैं? इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये शायद मॉर्निंग और इवनिंग में नज़र आता है, इस वजह से जब टेलीस्कोप से वो देखते हैं तो उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। ट्विन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, यानी ट्विन के साइज का, जैसे ये भाई ने अभी थोड़ा सा क्लियर करवा दिया। उसके बाद हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, ये चमकदार भी है, जब आप इसको देखेंगे ये रेड सा नज़र आएगा। और ये गर्म भी है सबसे ज़्यादा और ब्राइटेस्ट भी है, रोशन है। ठीक है, अब मरकरी और वीनस दो ऐसे हैं जिनका कोई मून नहीं है। ठीक है, ये एक तो ये वीनस ऊपर वाला ट्विन ऑफ द अर्थ और दूसरा मरकरी, इनके कोई मून नहीं है। उसके बाद जो हैं प्लैनेट्स आर नॉट सेल्फ एलिमिनेटेड, ये प्लान जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी अपनी कोई रोशनी होती है। स्टार जो होते हैं ये सेल्फ एलिमिनेटेड, ये हमने बिल्कुल मिडिल क्लास में जब हम पढ़े थे तो हमने ये वहाँ पे पढ़ा था, क्योंकि उनकी अपनी रोशनी एक ही होती है, सितारे की अपनी रोशनी होती है और सियारे की अपनी रोशनी नहीं होती है। उसके बाद रेड प्लैनेट्स जो है मार्स, मार्स है, ये इसका कलर चूंकि मार्स है इसलिए इसका नाम रेड प्लैनेट है। उसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी जो है ये अर्थ की है। अब डेंसिटी क्या होती है, ये जब जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो मिलने की ताकत है, यानी कंपैटिबिलिटी जो आपस में जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो अर्थ पार्टिकल की सबसे ज़्यादा है। यानी और जैसे ये एक फैक्ट भी है कि पानी के ऊपर जो बर्फ़ तैरती है वो क्यों तैरती है, पानी की डेंसिटी कम होती है और बर्फ़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। ठीक है, नीचे नहीं जाती उसकी सरफेस में। अच्छा,
ये डेड सी मैंने आपको बताया था शायद पीछे, जो अरेबियन पेनिनसुला में आता है, इसराइल और जॉर्डन। ये डेड सी क्यों है? डेड सी ऐसे है कि इसमें कोई चीज़ डूबती नहीं है। अल्लाह ताला की कोई कुदरत है, क्या वजह है? तो ये डेड सी इसराइल और जॉर्डन के दरमियान आता है, ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है। तो इसकी रीज़न यही है कि इसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। उसके बाद बिग बैंग जो है ये यूके में है। यहाँ से ये क्लॉक टावर है यूके का, लंदन का। ये इसकी बेल की जनाब दूर कई किलोमीटर तक इसका जो जब घंटा चेंज होता है तो सुनाई देती है। फिर उसके बाद बिग बैंग थ्योरी भी है। ये जब ये जॉर्ज लिमेंटे ने दी थी कि जनाब यूनिवर्स जो एक ब्लास्ट से बनी है, तो यूनिवर्स पहले इकट्ठी थी, फिर वो एक ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा थी, और उसके बाद जो कंटिनेंट्स हैं ये कंटिनेंटल शिफ्ट थ्योरी के तहत अलग-अलग कंटिनेंट बन गए, जो मैंने आपको कराया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे। ठीक है। तो ये था जो एक छोटा सा इसका हमारा सोलर सिस्टम का। उम्मीद है आपको ये पहले भी आता होगा, लेकिन थोड़ा सा एक रिवीजन होगी आपको, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप सोलर इजीली सिस्टम अटेम्प्ट कर डिस्कवर सकें। कब हुआ था? जी। सोलर सिस्टम डिस्कवर कब हुआ, मतलब इसकी कोई डेट कोई? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। ये सोलर सिस्टम जो है ये डिस्कवर कब हुआ है, कोई ईयर वगैरह? भाई आपका यहाँ माइक का कोई इशू है या क्या है? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही है कि आप कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ। भाई ये कह रहे हैं कि सोलर तो मैं सिस्टम कब डिस्कवर हुआ था। सोलर सिस्टम, ये जो मॉडर्न एज है ना, जब यूके में सारी डिस्कवरीज वगैरह होनी शुरू हुई हैं, तो जब टेलीस्कोप आई है ना, उसके बाद ही ये डिस्कवर हुआ है, उसके बाद ही ये सारा सोलर सिस्टम डिस्कवर है। क्योंकि ज़ाहिर बात है किसी ने ये देखा है, तो उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया है ना कि जनाब कोई चीज़ हमारी अर्थ के अलावा प्लैनेट्स भी हैं। तो उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है वो आप गूगल कर लेना, वो उम्मीद मिले, लेकिन ये टेलीस्कोप के बाद डिस्कवरीज हुई है इसकी। ये सारी मॉडर्नाइजेशन जो है ना, 200-300 साल पुरानी है, और इसका सारी जो बेस 1832 में शायद ना कोपरनिकस ने इसे डिस्कवर किया था। 1832 में। 1532 शायद। अच्छा। कोपरनिकस का नाम आता है, निकलस का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ये शेयर कर देना उधर ग्रुप में। ठीक है जी, ठीक ये इतना। है। हाँ। अच्छा, ये देखे ना, जो बंदा तैयारी कर रहा होता है ना, देखो साथ उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आइडिया होता है। आप जो बिल्कुल ऐसे सुन ही रहे हैं सिर्फ उस तरह, फिर वो तैयारी कोई नहीं होनी किसी की भी। अच्छा जी, आज मैं जो चाह रहा था कि आपको मैप करवा दूं। और मैप, चूँकि जब मैप की बात करते हैं, तो मैप में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है हमारा कि हमें इंडिया का मैप पता होना चाहिए, और उसके बाद पाकिस्तान का मैप पता होना चाहिए, और उसके बाद यूएसए का। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अभी अब करने लगे हैं इंडिया का। ये बस थोड़ा सा ये मेरा आज नॉर्थ अमेरिका का नहीं करना, आपने मैसेज क्या, किया नॉर्थ अमेरिका करना था आज। वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ करने हैं, तो वो इसके बाद करते हैं उसकी। अब वो क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पढ़ ली है। अब ये मेरा ना ये कर्सर क्यों नहीं बन रहा? क्या मेरी स्क्रीन आप शेयर हो रही है जी? आ रही है स्क्रीन सबको नज़र? हेलो। जी जी आ रही है। अच्छा जी, चलें जी। रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना आप साथ? तो ये वाला जो बिल्कुल नीचे है आपका, ये है आपका श्रीलंका। ये मैंने आपको बताया भी था, टीयर ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। ये छोटा देखा ना, टीयर की तरह बना हुआ है ये श्रीलंका हमारा। तो ये अक्सर कंफ्यूज हो जाता था जब पहले, अब जोग्राफिकल लोकेशन का नहीं पता था, तो अब आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है इसकी लोकेशन को। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम शुरू होते हैं जी आखिरी स्टेट से। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है। ये कोई बंगाल, ये वेस्ट साइड पे है ये वाला।
ये बे मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ठीक है। इस साइड राइट साइड पे म्यांमार है, तो ये है बे ऑफ बंगाल, काफ़ी मशहूर, यहाँ पे मैं बता दी। ये आइलैंड है अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये ओशन कौन सा लगता है, कि मैंने बताया हुआ है आपको पहले। साउथ चाइना सी या फिर अरेबियन सी। ये सर्च करके बताना, फिर मैं फिर आपको बताऊंगा कौन सा लगता है। क्योंकि उधर वाली साइड पे तो जो वेस्टर्न साइड है इसकी, वो तो साउथ चाइना सी है। अच्छा जी, खैर ये स्टेट से शुरू करते हैं, मैं बता देता हूँ एंड पे। अच्छा, ये है जनाब आपकी केरला स्टेट, जो मैंने आपको वो किसकी स्टोरी सुनाई थी, वास्को डे गामा वाली, ठीक है, वो पुर्तगाल से आया था। और केरला स्टेट मैंने आपको बताई थी, वहाँ यहाँ पे आया था, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर में लगती थी। वो केप ऑफ गुड होप से होता हुआ केरला की यहाँ पे कालीकट पोर्ट है, तो यहाँ पे वो आया था। उसके बाद जनाब तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है बिल्कुल आखिरी स्टेट। ये तमिल लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि तमिल फिल्में जो इंडिया की आती हैं, एक तो इंडिया की जो बिल्कुल सब लोग जानते हैं हीरोज़, उसके अलावा जो इंडियन फिल्में हैं सारी, तो वो ये 29 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना अपना कैपिटल है। तो ये तमिलनाडु है जो है बिल्कुल लास्ट वाली स्टेट है। यहाँ पे पीछे करके मसले मसाइल भी काफ़ी होते रहे। ये इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल की, लेकिन इंडिया ने इनको अलहदा नहीं किया, क्योंकि इंडिया फिर के साथ जो ये श्रीलंका के अगर ये जाता रहेगा तो समझेंगे कि ये अलहदा कंट्री डिमांड कर रहे हैं, तो फिर श्रीलंका से ये और ज़्यादा दूर हो। यहाँ तक तो अब इंडिया असेस कर सकते हैं ना श्रीलंका को, तो ये फिर बिल्कुल और दूर हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि ये उसका पार्ट टूट जाए या अलहदा हो जाए। अच्छा, ये मैंने बताया आपको वेस्ट बंगाल, इसी वजह से इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी है स्टेट आंध्र प्रदेश, ये वाली क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी कर्नाटका, अंदर वाली कर्नाटका, ये वाली कर्नाटका। अब ये है गोवा। ये आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि वो इंडियन लोग छुट्टियां छुट्टियां गुजारने के लिए गोवा स्टेट जाते हैं। गोवा बड़ी, मेरे ख्याल वो आमिर खान की एक मूवी भी है, वो यहाँ पे गोवा स्टेट में उसकी शूटिंग वगैरह हुई थी। उसके बाद ये ऊपर इसकी स्टेट है तेलंगाना, ये वाली, ये तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद ये आ जाता है आपका उड़ीसा, बिहार उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आ गया है क्या, छत्तीसगढ़। ये आपने सुना होगा अक्सर, ये छत्तीसगढ़, वो जब इंडियन प्रोग्राम आप देखते हैं तो वो कहते हैं ये कहाँ से आए, तो बताते हैं हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। उसके बाद ये बड़ी सारी इंडियन स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये वाली महाराष्ट्र। फिर जब ऊपर वेस्ट साइड पे इंडियन की जाते हैं जो अरेबियन सी को लगती है, तो ये गुजरात स्टेट है, गुजरात। ये इंडियन गुजरात है, हमारा गुजरात नहीं, जो सियालकोट गुजरात है ना, गुजरात वाला गुजरात, वो नहीं, ये इंडिया का अपना गुजरात है। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा इसको मैप को ऊपर लेके जाता हूँ माउस को ऑफ करके, ताकि ऊपर वाला हिस्सा करवा सकूँ आपको। इसको रेस करना पड़ेगा। सर ये जो बे ऑफ बंगाल है, इसको इसके ऐसे मतलब क्यों पुकारते हैं, इसको बे ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? ये बे तो आपको बता दिया था ना, जब पानी अपना अंदर है, अपनी लैंड मास के अंदर अपना जगह बना, तो ये बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग होती रही है, तो ये इस ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए अरसा दराज से ये इस्तेमाल होती रही है। ये एक वेस्ट बंगाल लगता है, तो बांग्लादेश की नीचे वाली साइड पे, ठीक है, बांग्लादेश की वेस्ट साइड पे। तो ये इस पर्पस के लिए एक लंबे अरसे तक ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आज भी इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से इस बे को नाम दिया। जो जियोलॉजिस्ट हैं या ज्योग्राफी वाले बंदे हैं, जब वो मैप बनाते हैं, तो ये चीज़ें इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन की एक्सेप्टेड चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को नाम दिया गया, तो इस हिसाब से ये बे ऑफ बंगाल है। ये क्वेश्चन हम्म, अक्सर पूछता है, हाँ जी। तो बस अच्छा अच्छा। आपने उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, मकसद ये है कि बे ऑफ बंगाल की पता होना चाहिए कि बे ऑफ, अगर वो पूछे है क्या कि चीज?
है क्या चीज़ या कहाँ पे लगती है, तो वो आपको फ़र्ज़ करें वो म्यांमार का ही पूछ लेता है, या कहता है बे ऑफ बंगाल जो है वो बांग्लादेश की किस साइड पे लगती है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये जी साउथ साइड बनती है, तो जाहिर बात है आप ये फिर लगा के अगर आपको वो दिमाग में एक पिक्चर सेव होगी कि उसकी लोकेशन क्या जोग्राफिकल, तो फिर किस तरह का भी एमसीक्यू एग्जामिनर घुमा के पूछ लेना, तो वो फिर आप बता सकते हैं। सही सही। हाँ जी। अच्छा, ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और ये महाराष्ट्र करवा दिया था, फिर मैंने आपको गुजरात कर रहा, उसके बाद ऊपर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये याद रखना है, इंडिया की 29 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना अपना कैपिटल है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया। अब ये उसके बाद ऊपर आ जाती है वेस्ट वाली साइड पे राजस्थान, ये वाली साइड जो है ना, ये सिंध वाली साइड लगती है हमारी यहाँ पे राजस्थान, ये सारा चुलिस्तान राजस्थान, ये सारा जो डेजर्टेड एरिया सारा, ठीक है, बहुत बड़ा ये राजस्थान, यहाँ पे ये सहरा है सारा। जब आप खुद इसको सर्च आउट करेंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी अंदाज़ा आ जाएगा। अब ये जो न्यू दिल्ली छोटा सा ये है कैपिटल इनका। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, अक्सर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के सबसे जो रकबे के लिहाज से कौन सी बड़ी स्टेट है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर के बाद ये स्टेट है झारखंड। झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद ऊपर है बिहार। ये एक स्टेट है सिक्किम, ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये यानी कि ईस्ट, ये तीन जो स्टेट्स है ना, ये वाली अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और ये यहाँ पे अक्साई चीन का इलाका है यहाँ पे। ठीक है, ये चाइना क्लेम करता है कि हमारी हैं ये वाली। इसको ये इंडियन, ये चाइना का इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट है, पीछे अगर आप खबरें सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि वो तीन जगह पे असल में एक्चुअली ये डिस्प्यूट है, लेकिन आजकल ये अक्साई चीन जो लद्दाख वाली साइड है यहाँ का इशू वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन 1962 में जनाब वार हुई थी, चाइना ने ये अक्साई चीन इंडिया से छीन ली थी ये वाली। तो अब वो चाइना वाले कहते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, 9000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा हमारा है, क्योंकि उनके यहाँ पे बुद्ध मत के टेम्पल वगैरह भी हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी कहते हैं हमारा है, और ये वाला भी हमारा है। ये जब अंग्रेज़ 1947 में यहाँ से छोड़ के गया था, तो वो बाउंड्री के इशू ऐसे अधूरे ही छोड़ गया था, तो जिसमें ये जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट रह गई थी, इसने किसके साथ इलाहा करना था, ये मुस्लिम स्टेट थी, या हरी सिंह इसका रूलर था, लेकिन फिर इसका कोई फैसला ना हो सका। तो फिर पाकिस्तान ने ये गिलगित बल्तिस्तान, ये फाटा वाली साइड से ये अपने बंदे भेजे थे, तो तब से जनाब यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर में ना फिर इंडिया ने अपनी चढ़ाई की हुई है, और आजकल आपके सामने सूरत हाल है कि वहाँ से 8-9 लाख फौजी है। तो कोई सूरत हाल मतलब बड़े मामला ख़राब ही, आज तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि इंडिया किसका पार्ट। जैसे हमने पोलिटिकली मैप में इसको अपने साथ कंसीडर तो कर लिया, लेकिन वो जब करेंगे जोग्राफिकली, जब हम उस पोर्शन को कैप्चर करेंगे तो तब हम सही कह सकेंगे। ये आपका नेपाल इसके साथ इंडिया के ऊपर लगता है, ये मैंने मैप में ऑलरेडी आपको करवा दिया है। उसके बाद उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के ये ऊपर हिमाचल प्रदेश। अच्छा, एक और बड़ी टेक्निकल चीज़ है, बहुत कम लोगों को ये पता है, ये पंजाब यहाँ पे है इंडिया का। अब इंडियन पंजाब ना, ये वाला, ये यहाँ पे हमारा लगता है कश्मीर के साथ भी है, और गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका। तो पंजाब में खालसा मूवमेंट चली थी, उन्होंने जनाब गोल्डन टेम्पल था जो मियाँ मीर ने बनवाया, तो इस पर हमला करवा दिया था इंदिरा गांधी ने, और वो जनाबे वाली फिर पंजाब वालों ने एहतजाज किया कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए या हमारा मुल्क अलहदा बता दो। तो इंडिया वाले उस वक्त बड़े चलाक थे, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया का ये पार्ट अलहदा हो गया कंट्री, तो यहाँ से ही तो वो जाते हैं कश्मीर में भी, और ये यहाँ से सारा इनकी लिंक है। तो कहते ये हमारा कश्मीर के साथ तो जोग्राफिकली तो हम वैसे ही कट जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने फिर बड़ी हिकमत अमली से जनाब ये पंजाब वालों को कंट्रोल किया और इसको अपनी स्टेट ही रहने दिया। तो ये टेक्निकल एक क्वेश्चन है, एग्जामिनर अगर पूछ ले कि इंडियन पंजाब किस साइड पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कारगिल वार का डिस्प्यूट भी यहाँ से सारी खोजें शोजें जाती रहती हैं। इनका ये नहीं कि यहाँ पे लैंड जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ हिमाचल वाली साइड मुश्किल है, कोई ज़्यादा पहाड़ी वगैरह इलाका है, तो पंजाब से आप मौका से, कुछ लोगों की कन्फ्यूजन थी कि पंजाब शायद कहीं सेंटर में है, तो ये इंडियन पंजाब है।
उसके बाद जनाब ये वेस्ट बंगाल बता दिया, ये छोटा सा कंट्री भूटान था ऊपर, ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जिसको कहते हैं, ये मैंने करवा दिया है। उसके बाद ये असम है, इनकी स्टेट असम, ये वाली कुछ नीचे भी इसका पोर्शन होता है। फिर इसके नागालैंड आ गई, फिर मणिपुर आ गई है आपकी, फिर आगे जनाब ये मिजोरम आ गई आपकी, फिर उसके बाद मेघालय आ गई, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश था, इसके अंदर ये जो पाकिस्तान का टू टांग है, ठीक है, ये वाला, ये देखा किस तरह उसकी राइट साइड में कच्छ में जिसे कहते हैं ना लगा हुआ है, ईस्टर्न साइड में। तो ये छत्तीसगढ़ बता दिया, ये उड़ीसा बता दिया, ये महाराष्ट्र और ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया। ये इस साइड पे इंडिया की वेस्ट साइड पे अरेबियन सी लगता है, ये क्वेश्चन आता है। इंडिया के ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल है, जो ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत है। ये वाला जो पोर्शन है ये पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड लगता है। यहाँ पे अब लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, ये जो आपको पीछे मैप पर मैं तो बता दी, तो ये सारा ऐसे बॉर्डर पे हमारे साथ शेयर होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्या ख्याल है जी, आपको कुछ बेसिक्स आइडिया हो गया जी? कुछ स्टेट्स के नाम याद हो गए फिर जब आपने? जी जी। हाँ जी, अच्छा जी। अब हमने करना है जनाबे वाली मैप ऑफ यूएसए, क्योंकि इसकी डिटेल आगे हमने पढ़नी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैप हो जाए, फिर मैं आपको इसकी डिटेल करवा दूँगा। इसको पहले रेज कर लूँ थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैप की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान के मैप की, इंडियन मैप की, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ज़्यादा इंडियन के साथ है। तो अक्साई चंद वाला इशू भी मैंने आपको बता दिया कि इंडिया चाइनीज़ 3 साइड से क्लेम करते हैं। वैसे ये भी है कि आजकल खबर चल रही है कि चाइना ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दे दी है कि हम बहुत जल्द जनाब आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपके 9 स्टेट्स जो हैं वो हम छीन लेंगे। तो उसकी वजह से इंडियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा वावेला कर रहा है। एक और मैंने आपको चीज़ बतानी है कि पाकिस्तान को एक 10 किलोमीटर की पट्टी जोड़ती है वेस्टर्न साइड से, गिलगित बल्तिस्तान से डायरेक्ट ताजिकिस्तान से, जिसको वाह खान कॉरिडोर भी कहते हैं। तो इंडियन के पिछले करके हमारी आर्मी ने ये इंडिया के जहाज़ वहाँ पे देखे थे, लोकेट किए थे, फरखोर एयर बेस है ताजिकिस्तान में। तो इंडिया जब ये हमारा इशू बना था, इनके साथ जंग शुरू होने लगी, तो तब इंडिया ने, एक तो इंडिया ईस्टर्न साइड पे आपको बैठा है ना जहाज़ लेकर ताक कर आपको, तो इंडिया ने फारखोर एयर बेस पर भी अपने कुछ जहाज छुपा के रखे हुए थे, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान को वेस्टर्न साइड से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वह फिर पाकिस्तान ने काउंटर कर लिया था इस इशू को, और वहाँ से उनके जहाज़ वगैरह जो ताजिकिस्तान के साथ इन्फोर्समेंट करके उनको ख़त्म करवा दिया। तो ताजिकिस्तान अगर वाह खान कॉरिडोर का है तो वो ऐसी पट्टी है जनाब जो डायरेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान वेस्टर्न साइड से टोटली अफगानिस्तान से लगता है, लेकिन एक ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से पट्टी निकलती है वेस्टर्न साइड पे, जिसको वाह खान कॉरिडोर कहते हैं, और ये ताजिकिस्तान को पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से या ताजिकिस्तान को पाकिस्तान से मिलाती है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अब इंटरनेशनल मैप, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये अमेरिका है, ये पॉलिटिकल जो वर्ल्ड मैप है उसकी वेस्ट साइड पे लगता है, तो इसकी ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है, इस साइड पे, ये वाली साइड जो है यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये ऊपर भी नीचे सारा। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट बता ही दूँ, उसके बगैर ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जस्ट मिनट, ये वर्ल्ड मैप ओपन हो रहा है। मैं कहता हूँ ज़रा मैं एक दफ़ा आपको स्टोरी बिल्ड कर दूँ ना, ताकि फिर वो आपको आसानी होगी समझने में। अच्छा जी, ये अब आपका आ गया मैप। अच्छा, ये आपको मैंने बताया था आपका यूरोप है, ये है आपका यूएसए।
तो जनाबे वाली सबसे पहले अटलांटिक ओशन में यहाँ से पहली दफ़ा यूरोपियन ने यहाँ पे स्पेन के लोगों ने, उसके बाद फ्रांस के लोगों ने यहाँ पे जाना शुरू किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इटली का था वो पुर्तगाल आया, फिर पुर्तगाल के बाद उसने वो क्योंकि ट्रैवलिंग का उसको इंटरनेशनल शुरू से क्रेज़ था कि वो सी ट्रैवलिंग करे, सी एक्सप्लोर करे। फिर उसके बाद वो फ्रांस गया, फ्रांस का के जनाब वो वहाँ से उसने जनाब 3 जहाज़ लिए और उस 3 जहाज़ लेता रहता। असल में उसका मरकज़ था ये नहीं, उसका टारगेट था इंडिया। क्योंकि वो जब वो सुनता था ये सारी उस वक़्त, क्योंकि इंडिया में ये सारी चीज़ें इंडिया को खूब लूटा जा रहा था, यानी जब यह पाकिस्तान भी उसका पार्ट ही था। तो 45 ट्रिलियन की जनाबे वाली ये जो यूरोपियन है ना, ये यहाँ से चीज़ें लेकर गए कीमती यूरोप में। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये सुएज़ कैनाल भी उस वक्त इस्तेमाल होती थी, उस वक्त ये रूट इस्तेमाल होता था, यूरोपियन इस्तेमाल करते थे ये सारा। तो वो असल में यहाँ से इसीलिए निकला था कि वो यहाँ से जाता हुआ यहाँ पे जाएगा इंडिया। तो फिर क्या हुआ, वो घूमता घुमाता जनाब एक आइलैंड पे जाके ना, अमेरिकन आइलैंड पे यहाँ पे जा वर्जीनिया आइलैंड पे यहाँ पे जाके वो उसने उसको ऐसे लगा कि वो इंडिया के किसी जजीरे पे पहुंचा है। लेकिन लेटर ऑन उसको पता चला कि जनाब ये तो उसने एक नई दुनिया डिस्कवर कर दी। इससे पहले क्योंकि ये टोटल हिस्सा अलग था, वेस्ट पार्ट और ईस्ट, इनको पता ही नहीं था कि इस तरफ भी कोई दुनिया आबाद है। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली दफ़ा पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कहलाता है ये डिस्कवर किया था पहली दफ़ा। 1600 में गालबन वो यहाँ पे आ गया था, ठीक है जी। तो तकरीबन ये देख लें कितनी पुरानी बात बनती है। तो ये इतनी ज़्यादा पुरानी तारीख नहीं है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, तब ये लोग डिस्कवर हुए हैं। तो उस वक्त जो वहाँ पे लोग थे उनको उसने रेड इंडियंस का नाम दिया था, और सबसे पहले यहाँ पे 13 कॉलोनीज आबाद हुई थी। तो ये सारे यहाँ पे ये इसी रूट से फिर लोगों ने यहाँ पे, चूँकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी थी तो लोगों पे जुल्म सितम होते थे, स्लेवरी भी थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर जब उनको पता लगा कि कोई सी रूट डिस्कवर हो गया तो उन्होंने फिर इस रास्ते को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आके एक नई जगह पे आबाद होना शुरू हो गए। तो ये इनिशियली जो अमेरिका की ईस्टर्न साइड है यहाँ पे 13 कॉलोनीज आबाद की थी ये यूरोप वालों ने। तो ये चूँकि यहाँ के जुल्म सितम से भी तंग थे, यहाँ पे स्लेवरी भी थी और उसके अलावा ये रिलीजन की इन्फोर्समेंट भी थी, ज़बरदस्ती कहते थे कि क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करो। तो इन सारी चीज़ों के क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद यहाँ पे जनाब फिर लोगों ने आना शुरू किया। तो इनिशियली 13 कॉलोनीज यहाँ पे बिल्ट हुई थी। अब ये याद रखना है, अगर अमेरिका की वेस्ट साइड पे पूछे तो ये पैसिफिक ओशन है, ये एक और यहाँ पे गल्फ है, गल्फ ऑफ अलास्का कहते हैं, यानी अलास्का जो यूएसए की स्टेट है, ठीक है। ये वैसे ज्योग्राफिकली कनाडा के साथ लगती है लेकिन ये है यूएसए की स्टेट। तो ये यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है, इसकी वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे करके यहाँ पे टाइटैनिक भी डूबा था और उसके बाद ये सारा मैंने आपको पहले करवाया हुआ। तो इनिशियली ये आपको एक मेरे ख्याल स्टोरी बिल्ड होगी जो मैं बताना चाह रहा था कि यूरोप से किस तरह ये यहाँ पे लोग आए थे और किस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। अब चलते हैं जनाब मैप ऑफ यूएसए की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लूँ। अच्छा जी, ये आपने याद रखना है, पहले जो अमेरिकन झंडा था वहाँ पे उसके झंडे के ऊपर 13 कॉलोनीज के निशान आते थे, अमेरिका के झंडे के ऊपर 50 स्टार हैं। अमेरिका की 50 स्टेट हैं अलास्का को शामिल करके। तो ये देखें किस तरह अमेरिका ज्योग्राफिकली दुनिया के बिल्कुल एक साइड पर होकर पूरी दुनिया के ऊपर उसने जनाब अपनी हेजमनी बरकरार की है। ये इसकी वजह यही है कि जनाब ये पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है। एक तो ये इनका डिफेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वेस्टर्न साइड से इनको कोई हमला कर नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन है। उसके अलावा ये सारी वेस्टर्न साइड है भी पहाड़ी। तो ईस्टर्न साइड से इन्होंने जनाब अपने आप को पूरा डिफेंड किया हुआ है। तो इनको कोई भी डिफेंड अगर फाइट करेगा तो वो पूरे अटलांटिक ओशन को उन्होंने अच्छी तरह कवर किया हुआ है। उसके बाद ऊपर कनाडा लगता है, कनाडा के साथ इनकी मतलब हालात ठीक हैं, कनाडा का बॉर्डर भी ओपन है। तो नीचे जो कंट्रीज़ हैं ये वैसे पुअर हैं, तो इसलिए ये फिर पूरी दुनिया के ऊपर जो ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड है ये शैतानियाँ करते रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है।
और डिफेंस जब स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ। अच्छा, ये इनिशियल कॉलोनी थी सारी, ये वर्जीनिया मैंने आपको बताया था पहली कॉलोनी थी 1600 में जो सबसे पहले शुरू हुआ था जहाँ पे। उसके बाद नॉर्थ डकोटा आ गई, फिर उसके बाद वायोमिंग आ गई, फिर उसके बाद पेंसिल्वेनिया। ये जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे है ना, ये बिल्कुल इब्तदाई कॉलोनी थी जो उन्होंने डिस्कवर। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने वेस्टर्न पार्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। मैसेच्यूसेट्स आ गई, ये मेन कॉलोनी, मेन इसका नाम है, MAIN, मेन, ये दूसरा मेन वो नहीं है, ये मेन। उसके बाद ये इसके जॉर्जिया आ गई। उसके बाद ये फ्लोरिडा, यहाँ पे एक दोस्त पढ़ने भी मेरा गया फ्लोरिडा। तो ये है, ये ऐसे लैंड मास इसका काफ़ी ज़्यादा ऐसे ये शेप बन के ना बाहर पानी में आया हुआ है। ये अटलांटिक ओशन है जो आपको पता है, इसकी वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन है। तो ये जनाब गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ठीक है। ये थी बिल्कुल ये इनिशियल कॉलोनी। उसके बाद जब आप इसको वेस्टर्न साइड पर मूव करते हैं तो ओहायो स्टेट है, केंटकी है ये, उसके बाद है अलबामा, टेनेसी स्टेट, उसके बाद मिसिसिपी, लुजानिया। ये टेक्सास जो है इनकी बहुत बड़ी स्टेट है ये, ठीक है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी टेक्सास, ये टेक्सास स्टेट। अच्छा, ये उसके बाद ये अगर ऊपर जाएं तो अरकानसास है, ओक्लाहामा, मिजोरी, इलिनॉय, इंडियाना। ये बहुत सिर्फ लोग समझते हैं शायद न्यूयॉर्क ही सारा अमेरिका है या वाशिंगटन DC सारा अमेरिका, तो ऐसा नहीं है। पहला ये कैपिटल न्यूयॉर्क था, फिर न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया गया, पेंसिल्वेनिया से अब जो परमानेंट है, जब से यहाँ पे कांग्रेस जो पार्टी डेवलप हुई है, तो फिर वाशिंगटन DC है जो कि बिल्कुल वेस्ट साइड पे बताता है। ये मिशिगन है, विस्कॉन्सन स्टेट है, उसके बाद आयोवा स्टेट है, उसके बाद कांसास स्टेट है, फिर ये नब्रास्का है, ये ऊपर नॉर्थ डकोटा जो नॉर्थ वाली साइड पे है, नीचे ये साउथ वाली साइड है, साउथ डकोटा। मोन्टाना स्टेट है, उसके वायोमिंग स्टेट है इनकी। उसके बाद कोलोराडो स्टेट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 स्टेट हैं, हर स्टेट का अलग अलग कैपिटल है। ये न्यू मैक्सिको है, फिर ये एरिजोना स्टेट है, उसके बाद उटाह स्टेट है, ये फिर इदाहो स्टेट है, ये ऊपर वाशिंगटन है जहाँ पे इनका कैपिटल है। ये देखें ना किस तरह समझदारी से उन्होंने बिल्कुल वेस्ट पार्ट पे अपने कैपिटल को सेव करके रखा कि पूरी दुनिया से महफूज करके। जैसे ये ओरिगॉन है इसकी, फिर उसके बाद नवाडा स्टेट है ये वाली, फिर ये कैलिफोर्निया स्टेट है बिल्कुल वेस्टर्न साउथ से। तो ये था एक इसका रफ सा आइडिया, आके जब इनका स्टेट्स के बारे में आगे क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि ये टेक्निकली किस साइड पे आती हैं। तो कुछ ही स्टेट ऐसी हैं जिनका अक्सर आपने नाम सुना होगा, बाकी स्टेट आर वेरी न्यू टू यू। तो इनके दो दो एक MCQ आता है, तो अगर आप जब कोई आएगा तो फिर आपको मैं बता दूँगा, आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी उसे पढ़ने में। अच्छा जी।